एसी करंट में हमने पहला लेक्चर्स में जो कवर किया था वो कवर किया था एवरेज करंट क्या होता है, आरएमएस करंट क्या होता है, देन एवरेज पावर डिराइव किया था। इनफैक्ट हमने पावर फैक्टर भी बताया था, उसको एक बार और बताऊंगा। और आज का क्लास और इसके नेक्स्ट क्लास मोस्टली इस पे रहेगा कि अगर अल्टरनेटिंग करंट है और उसमें रजिस्टर कनेक्टेड है, उसमें कैपेसिटर कनेक्टेड है या इंडक्टर कनेक्टेड है या कॉम्बिनेशंस है, सो व्हाट विल बी द करंट, what will be the power, what will be the potential difference across different circuit element. Are you getting my point? ये सारे कनेक्शंस होंगे तो क्या करंट क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझना इसको और आज ही जाके इस पे सवाल भी सॉल्व करना। जो एसी सर्किट में एसी सोर्स के अगेंस्ट सपोज एक रजिस्टर है, register is connected across AC source and let's E is equal to E naught sin omega t, और लेट्स अभी ये सपोज पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है एट दिस मोमेंट, हालांकि E तो जीरो है, अभी E बढ़ेगा तो पहले ये पॉजिटिव होगा, सो करंट विल गो इन दिस वे, बाद में इसका टर्मिनल अपोजिट हो जाएगा तो करंट उल्टे डायरेक्शन में होगा, है ना। तो इस सर्किट में करंट किसी टाइम पे क्या होगा ये हमें निकालना है। तो यहां से चलते हैं, किरचॉफ्स लूप लॉ, यहां से चलते हैं, क्या लिखेंगे, यहां से यहां जाते हैं E, और यहां से यहां जाएंगे करंट IA माइनस IR, करंट के डायरेक्शन रहते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल। सो I कितना हो गया यहां से, E अपॉन R। E कितना है बच्चों, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। अब सुनना, कहो सर ये क्या किया, ये तो बहुत ही आसान है, इसको समझो, दिस इज कॉल्ड फेज। तुम लोग SHM पढ़े होगे, साउंड वेव पढ़े होगे, दिस इज कॉल्ड फेज। जो फेज सोर्स का है, जो फेज सोर्स का है वही फेज करंट का है रजिस्टर में। आई होप कि समझ में आ गया होगा, जो फेज सोर्स का है वही फेज करंट का है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम, या हम ये भी बोल सकते हैं जो फेज करंट का है इसमें वही फेज इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी रियलाइज नहीं होगा, कुछ देर में होगा। यहां पे लिख देता हूं, करंट and potential difference and this circuit is called pure resistive circuit, pure resistive circuit।
मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस है। अब जैसे ये वर्ड लिखा तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक सर करने वाले हैं। तो यहाँ के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ देना, 3-4 लाइन का, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैं उस समय ड्रॉ करूंगा जब दूसरा सर्किट ड्रॉ कर लूंगा, तब वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। फेजर डायग्राम, इतना जगह छोड़ देना, इतना जगह। सर वो आपने लास्ट लाइन क्या थी, एक बार पढ़ दो ना। Current and potential difference have same phase in resistor. दूसरा है बच्चों प्योर, गेस कर सकते हो, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, एंड यू कैन गेस सिर्फ कैपेसिटर होगा सर्किट में और एसी सोर्स होगा। इसका ईएमएफ लिख लिया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक चीज और बताता हूं, अगर यहाँ पे +5 लिखा रहता तो यहां भी +5 होता। अब नाउ लेट्स एट एनी टाइम t चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज +q, यहाँ पे -q, करंट इज I, एंड राइट किरचॉफ्स लूप लॉ। यहां से यहां जाते हैं, E, यहां से यहां क्या लिखे मनस्वी? -q -q C, दिस इज इक्वल टू 0। सो Q इज इक्वल टू हो जाएगा EC, दैट मीन्स E नॉट C साइन ओमेगा टी। अब आ रहा इंपॉर्टेंट चीज, सारे बच्चे पेशेंस रखना, देखना और समझना इसको। मुझे तो चाहिए था करंट, क्या करूं? डिफरेंशिएट, क्या करूं? डिफरेंशिएट। I इज इक्वल टू dq बाई dt, E नॉट C अपॉन ओमेगा ना, साइन ओमेगा टी का ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो I कम्स आउट एज, यहां से समझना शुरू हो जाएगा, E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी द पैटर्न, और कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्या ये एक्सप्रेशन सेम है? आदित्य, किसी को तकलीफ तो बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है अभी। एंड नाउ अब देखना, पोटेंशियल डिफरेंस का फेज है ओमेगा टी। जो पोटेंशियल इसके क्रॉस, यही पोटेंशियल इसके क्रॉस, कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ओमेगा टी। कैपेसिटर में करंट का, सॉरी फेज बोला, फेज है इतना, इसका करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस π/2। क्या पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट सेम फेज में है कैपेसिटर में? नहीं सर, करंट लीड कर रहा है। करंट लीड कर रहा है, यही समझना। कहेंगे कि करंट लीड बाय द फेज π/2 इन केस ऑफ कैपेसिटर। किससे लीड कर रहा है? वोल्टेज से। हाँ सर।
क्या इसको रट्टा मारना है? एक बार समझ के देख लिया तो नहीं। तो यहाँ पे जैसे लिखा करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस हैव सेम फेज इन रजिस्टर अक्रॉस रजिस्टर, यहाँ पे लिखेंगे इन कैपेसिटर करंट लीड्स फेज, अब यहां जगह नहीं है तो यहां पे लिखता हूं फेज बाई पाई बाय 2 टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस लैग्स बिहाइंड करंट बाय फेज पाई बाय 2 इन प्योर कैपेसिटर इन ए कैपेसिटर, तो भी स्टेटमेंट ट्रू है। पोटेंशियल डिफरेंस लैग्स बिहाइंड करंट बाय फेज पाई बाय 2, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। इसका ना मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं, फेजर डायग्राम। क्योंकि हमारे पास जगह कम है तो थोड़ा सा कंजेस्टेड होगा। फेजर डायग्राम ऐसे होता है बच्चों, ये फेज है, यहां पे मैं वोल्टेज का फेज को दिखाता हूं, वोल्टेज के फेज को। तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का फेज अगर इधर लिया, ये रेफरेंस लिया, मतलब ओमेगा टी को जीरो जैसा भी ट्रीट कर रहा हूं, है ना, तो यहां पे फेज है, तो उसी समय पे करंट का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। दैट मीन्स ये फेज है करंट का। क्लियर? ये किसके लिए है? कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का फेज इधर, तो करंट का फेज लीड करेगा पाई बाय 2 फेज। अगर कोई कहता है कि सर करंट का फेज वोल्टेज का फेज ना इधर है, कैपेसिटर में वोल्टेज का फेज इधर है, यहां पे सपोज कोई फाई एंगल है, तो करंट का फेज कैसा होता? ऐसा होता, इसके परपेंडिकुलर, दिस विल बी द करंट का फेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वोल्टेज के फेज से पाई बाय 2 अहेड है करंट का फेज। अगर कोई सवाल मैंने दे दिया और बोल दिया कि दिस इज द फेज ऑफ करंट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटर है, फेज बताओ वोल्टेज का, तो क्या करोगे? वोल्टेज का फेज इधर हो जाएगा, करंट से पाई बाय 2 पीछे हो जाएगा। मनस्वी क्लियर? मनस्वी? हाँ। हाँ नहीं बोलते फिर मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में। नहीं सर, नहीं क्लियर? क्लियर है। सो वैसा ही हम फेजर डायग्राम क्या कैपेसिटर के लिए ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमने कहा था जगह छोड़ने के लिए। कैसे ड्रॉ करोगे? वोल्टेज का फेज इधर, करंट का भी फेज इधर। अगर वोल्टेज का फेज इधर, करंट का भी फेज इधर। अब आते हैं, अब जो बच्चा एकदम ध्यान से समझ रहा है तो उसको पक्का से पता चल गया होगा कि अब नेक्स्ट मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं। इंडक्टर। प्योर इंडक्टिव सर्किट। लेकिन यहां पे एक चीज बताना भूल गया, बताना ये भूल गया कि ये वाला टर्म तो एक्सप्लेन ही नहीं किया। ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये किस टर्म जैसा बिहेव कर रहा है तेजस? सर रेजिस्टेंस सर का। रेजिस्टेंस जैसा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये टर्म रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब कैपेसिटर इज ऑफरिंग सम रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस का वैल्यू ये होगा। लेकिन रेजिस्टेंस तो मैंने नाम दे दिया है इसको, है रेजिस्टेंस जैसा, बट अब रेजिस्टेंस इसको नहीं कहेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। समझना क्या है रेजिस्टेंस?
मतलब रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, और कैपेसिटर के लिए तो सी, रिएक्टेंस को एक्स सी, कितना होगा ये 1/ω सी। श्रेयस निकम, इज इट क्लियर? एसी सर्किट में कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, नहीं भी करेक्ट रजिस्टर जैसा P/R। श्रेयस ने तो कुछ नहीं बोला। देवदत्ता, हाँ सर क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो इसको क्या नाम दे दिया बच्चों, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस अब बोलते हैं, रेजिस्टेंस तो स्पेशल नाम है इसलिए उससे मिलता जुलता नाम दे दिया। अगर हम डीसी सप्लाई लें, डीसी सप्लाई में ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता था लॉन्ग टाइम में, डीसी सप्लाई में ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता था, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, लॉन्ग टाइम मतलब कनेक्ट करके छोड़ दिया, बहुत क्विकली चार्ज भी हो जाता था फुल्ली, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता था। मतलब डीसी को अगर कहें तो क्या उसमें फ्लक्चुएशन है, नहीं है, नहीं है सर। फ्लक्चुएशन क्या है, जीरो है, मतलब ओमेगा डीसी का क्या बोलेंगे, जीरो, ओमेगा डीसी का जीरो। तो जब जीरो पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, है ना? तो ये डीसी का लिबला भी फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा इसमें। जी सर। जितना ओमेगा ज्यादा होगा, जितना फ्लक्चुएशंस फास्ट होगा, इट विल ऑफर लेसर रेजिस्टेंस, ग्रेटर द ओमेगा लेसर रेजिस्टेंस इट विल ऑफर। सो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, देखो हमारे पास जगह नहीं है तो मैं छोटा छोटा ड्रॉ कर रहा हूं, तुम बड़े बड़े ड्रॉ करना। If we draw the graph between omega versus XC reactance, so what kind of graph will be? Inversely proportional. सही ड्रॉ किया, XC versus omega। हाँ सर। हाँ सर। धनंजय भाई, हाँ सर। चलो अब हम आ जाते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो देखो इंडक्टर ड्रॉ कर लो, E is equal to E naught sin omega t, inductance L, you know that how to write Kirchhoff's loop law, E minus, कैसे लिखते थे बच्चों, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, ये सब तो पढ़े हो, एल इंटू डी आई दैट इज इक्वल टू ई इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर दो, टी का जीरो पे करंट को स्टार्ट किया तो करंट आई, एल इंटू आई, ई कितना है बच्चों, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी ना। हाँ सर। सो एल इंटू आई, आई लिख लेता हूं ऐसे, ई नॉट बाई ओमेगा एल, और माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। कैन वी राइट दिस? हाँ सर। सो यहां से देखो आई
ई नॉट बाई समथिंग, तो ये जो समथिंग है ये क्या कहेगा, इसका रेजिस्टेंस बताएगा, है ना। दैट मीन्स इंडक्टर विल ऑल्सो ऑफर सम रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया है, रिएक्टेंस। तो इन प्योर इंडक्टिव सर्किट या इंडक्टर ऑफर्स reactance, we denote it by XL, that is omega into L. अगर ये डीसी सप्लाई होता, ओमेगा 0 होता, आइडियल इंडक्टर 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता। ग्रेटर द ओमेगा, ग्रेटर द रेजिस्टेंस इट विल ऑफर। और ऐसे भी ग्रेटर द ओमेगा मतलब बहुत चेंज कर रहा है, बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, जैसे तुम्हारा दिमाग फ्लक्चुएट करता है, पढ़ूं कि ना पढ़ूं, पढ़ूं कि ना पढ़ूं। तो जितना ज्यादा ये फ्लक्चुएट करेगा ये उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, बिकॉज चेंज को अपोज करता है। तो उससे भी रिलेट हो रहा, ओमेगा के प्रोपोर्शनल। व्हाट अबाउट द फेज करंट lag behind lags, voltage by phase pi by 2. In pure inductor, in case of inductor, current lags behind voltage potential difference by pi by 2. बताओ ये पूरा क्लियर हुआ क्या? So now let's draw phasor diagram for this. देखो जगह यहाँ पे बना दिया, तो ये थोड़ा बड़ा बना देता हूं। If we draw the phase of potential difference E कहें या V कहें across inductor, so phase of the current, this will be the current. करंट का फेज ये लैग कर रहा है। अगर किसी ने ड्रॉ किया कि फेज मुझे ड्रॉ करना है सोर्स, इसके क्रॉस वोल्टेज का ई, यहां से फाई एंगल पे, तो करंट का फेज यहां से पाई बाय 2 पीछे होगा, तो ये एंगल फाई हो जाएगा। This will be the phase of the current. If you draw XL वर्सेस ओमेगा, तो ये तो सिंपल सा ग्राफ होगा, प्रोपोर्शनल है, ऐसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। सो नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। तो सबसे पहले ले लेते हैं आरसी सर्किट, और इसके बाद का सारा फॉर्मूला ना तुम ही डिराइव करोगे, और अगर तुम नहीं कर पा रहे हो डिराइव खुद से, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो देखना, मैं हिंट दूंगा और सारा चीज तुम कर लोगे। और मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं वो एचसी वर्मा का पैटर्न से पढ़ा रहा हूं, रेसनिक आइडिया में थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया है, बट जो फॉलो करो दोनों से सवाल होंगे, सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सो आरसी सर्किट क्या रहेगा बच्चों,
एक रजिस्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं ये समझाऊंगा, बाकी तुम करोगे। और क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स के अक्रॉस। और अभी जो डिस्कस कर रहा हूं आरसी कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। जो सिलेबस में पढ़ना है वो सीरीज में ही पढ़ना है, बट आईआईटी वाले भी कभी बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए पैरेलल वाले भी पूछ दिए हैं, एक नहीं 2 बार 3 बार पूछ दिए हैं, बट टफ ने पूछे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पैरेलल भी कर लोगे, लेकिन पढ़ना है जो सिलेबस में है वो सीरीज वाला। आर एंड सी, E is equal to E naught sin omega t। और इसका सॉल्यूशंस मैं जो दूंगा वो फेजर डायग्राम से दूंगा, और एकदम पूरा कंसंट्रेट करना है यहाँ पे, फुल फोकस। कुछ बात नहीं सुनाई दे तो रिपीट करने के लिए बोलना मुझे। बच्चों यहां से इसका फेज है ओमेगा टी, इसमें एक चीज समझना, जो भी होगा करंट इसके और इसमें दोनों में सेम होगा, करंट तो दोनों में सेम होगा। अब इसका टेंडेंसी क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या चाहेगा कि वोल्टेज जो अप्लाइड है वो चाहेगा कि करंट जो हो वोल्टेज के फेज में हो। ये क्या चाहेगा, करंट जो हो वोल्टेज जो अप्लाइड है उससे ज्यादा हो। दोनों लड़ लिए, ये कहेगा नहीं यार करंट के फेज में होगा, ये कहेगा नहीं π/2 आगे हो, तो क्या होगा फाइनली दोनों में सहमति बनेगी। ठीक है, ना करंट के फेज में होगा ना π/2 हेड होगा, बीच का कुछ होगा, होगा कि नहीं? हाँ सर, बीच का होना चाहिए, दोनों में सहमति बना। तो बीच का भी एग्जैक्टली मिडिल में, या कहेगा कि यार किसका पावर ज्यादा है, समझ में आ रहा है? किसका पावर ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा। किसका वैल्यू ज्यादा है, कौन ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये कहेगा यार मेरा इतना मसल पावर है। तो क्या होगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड मैंने ऐसे समझाया है। ये चाहेगा रजिस्टर चाहेगा, रजिस्टर में बच्चों इसको XR बोल सकते हैं, XR। सो XR का मतलब R, रिएक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस विच इज R। रजिस्टर चाहेगा कि करंट का फेज इधर हो, कैपेसिटर चाहेगा कि करंट का फेज इधर हो। दोनों ने मिलकर फाइनली डिसाइड किया कि चलो यार दोनों की बात मान लेते हैं, करंट का फेज ना इधर ना इधर, करंट का फेज इधर होगा। समझा? किधर? R और ये XC। तो करंट का फेज, वोल्टेज जो अप्लाइड है इसके क्रॉस, उसका फेज कितना है, इधर है, E नॉट साइन ओमेगा टी, है ना? तो यहां से कितना एंगल पे होगा, फाई। बता सकते हो करंट का फेज कितना आ गया होगा, tan फाई इज इक्वल टू XC अपॉन R। तो अगर हमने लिखा है कि अप्लाइड वोल्टेज है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का फेज I जो होगा इस सर्किट में वो होगा E नॉट अपॉन कुछ रेजिस्टेंस। कैन यू गेस रेजिस्टेंस कितना होगा, R होगा कि XC होगा? दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट है ना। ये अलग चाह रहा है, ये अलग चाह रहा है, 90 डिग्री पे है, तो इसलिए फेजर डायग्राम से बता रहा हूं, XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट। और देखना एकदम से समझ के लिखना, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी से फेज कितना है, ज्यादा है, तो प्लस फाई। और जहां पे फाई कितना है, tan इनवर्स
XC XC by by R। R। क्या ये 100% समझ में आया? हाँ सर। पक्का? यस सर। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सर्किट। नेट रेजिस्टेंस मतलब नेट रिएक्टेंस। इसको क्या समझना है? दिस इज नेट रेजिस्टेंस, है ना? लेकिन पता है इसको एक और नाम दे दिया गया। एक को बोला रिएक्टेंस, बोला एक को रिएक्टेंस बोलते हैं तो कॉम्बिनेशन है ना, तो एक और नाम दे देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। नेट रेजिस्टेंस इसको लिख दिया जेड से डिनोट करते हैं, जेड। एक नया नाम दे दिया, XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और दिस इज कॉल्ड, थोड़ा नए नए नाम आ गया, इम्पीडेंस। मतलब समझना क्या है, व्हाट इज इम्पीडेंस? नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सर्किट एलिमेंट। अब और आगे नया नाम नहीं आएगा, वही है इम्पीडेंस। सर हाँ, अब बोल दो मैंने। सर आप क्या अभी हमने जो सर्किट ड्रॉ किया, तो ये देखो सवाल ऐसे ही आएंगे। अभी सवाल करवाऊंगा, ई दे दूंगा, ये वैल्यू दे दूंगा, ये दे दूंगा, और पूछूंगा इसमें करंट क्या है, तो यही काम करना है। अभी कुछ सवाल कराऊंगा, थ्योरी एक बार लिख लेता हूं। अब अगर मैं पूछूं कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके क्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज किसी भी टाइम पे, जैसे ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, तो कहोगे सर इसमें करंट का जो फेज है ना ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो जो करंट का फेज होता है रेजिस्टर में, उसके क्रॉस वोल्टेज भी उसी फेज में होता है। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और करंट सेम फेज में होता है। सो वी आर आई इंटू आर, आई कितना है? ई नॉट बाई जेड इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आई इंटू आर या एक्स आर, ये लिखेंगे, है ना? अगर मैं पूछूं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये सारे बच्चे अपने नोटबुक में लिखेंगे, ये जनरली बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इंस्टेंटेनियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर राइट नाउ? तो कहोगे आई इंटू एक्सी। आई कितना है? ये मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, लेकिन साइन के साथ लिखना है। अब मुझे पता है कि इसका फेज ध्यान देना है, ई नॉट बाई जेड इंटू एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और कुछ करूं क्या? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, यहाँ पे प्लस पाई बाई टू लिखूं या माइनस पाई बाई टू? जिसको समझ में आए वो बता देगा। माइनस पाई बाई टू। क्या बात है, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस से आया हुआ जवाब, बहुत ही बढ़िया। और कोई? किरण खन्ना ने भी बताया माइनस, ऋतुजीत ने भी बताया माइनस। बिकॉज जो फेज करंट का है, इसमें वोल्टेज अक्रॉस दिस पाई बाय टू लैग करेगा। करंट का फेज ये, तो बच्चों अभी जो ये मैंने लिखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जगह तुम्हें मिलेगा। इसको स्टार मार्क।
मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि करंट इस सर्किट में इतना है, करंट का फेज, और मैंने टारगेट दिया कि मुझे वोल्टेज निकालना है अक्रॉस कैपेसिटर किसी मोमेंट पे, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज टाइम के फंक्शन में। दोनों में करंट सेम है, मुझे करंट पता है इसमें। और हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था कि कैपेसिटर में करंट का फेज वोल्टेज से लीड करता है पाई बाय 2, या इसी को कहेंगे कैपेसिटर में करंट का फेज वोल्टेज से लीड करता है, या इसी को ये कहेंगे कि वोल्टेज का फेज करंट से लैग करेगा पाई बाय 2। क्लियर? तो अगर मैं करंट का फेज इधर दिया, ये करंट का फेज है, तो वोल्टेज का फेज क्या होगा, इधर से पाई बाय 2 लैग करेगा, इससे पाई बाय 2 घटा देंगे। तो ये है तुम्हारा करंट का फेज इसमें, तो वोल्टेज का फेज करंट के फेज से पाई बाय 2 लैग करेगा। सॉरी, करंट के फेज से वोल्टेज का फेज पाई बाय 2 लैग करेगा। सही लिखा ना? क्या अभी भी दिक्कत है? कोई सोर्स दिया रहता है और उसका कहते हैं कि वोल्टेज 100 वोल्ट है, या हाउस होल्ड सप्लाई का वोल्टेज तुम लोगों ने बताया था कि 220 वोल्ट होता है। तो ये 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है या पीक वैल्यू है? आरएमएस। आरएमएस। तो ये RMS. अगर पीक वैल्यू देना होगा तो ही हैज टू स्पेसिफाई, स्पेशली बोलना पड़ेगा कि एक सोर्स है जिसका पीक वैल्यू 220 वोल्ट है। अगर कहा है इतना वोल्टेज है, दैट मींस आरएमएस, दिस इज द कन्वेंशन, ये हम फॉलो करते हैं। तो अगर कोई पूछा कि ये सोर्स का वोल्टेज सपोज 100 वोल्ट है, इसका मतलब इसका आरएमएस वैल्यू 100 है और ई नॉट जो है वो 100√2 है। अगर कोई पूछे कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, मतलब अगर सोर्स का वोल्टेज V0 है, एक सोर्स लगाया जिसका वोल्टेज V0 दिया है, सर्टेनली दैट इज आरएमएस, तो पूछ रहा है कि मैंने यहाँ पे ना एक वोल्ट मीटर लगा दिया है रजिस्टर के क्रॉस। तो ये जो वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा है, ये वोल्ट मीटर कौन सा वोल्टेज मेजर करेगा? आरएमएस। करंट जो अमीटर मेजर करता है एसी में, आरएमएस। अदरवाइज इंस्टेंटेनियस मेजर करेगा, मतलब वो जो रीडिंग दिखाएगा वो आरएमएस रीडिंग रहता है। हॉट वायर अमीटर ये सब मेजर करते हैं, बिकॉज इंस्टेंटेनियस में तो कभी इधर इतना फ्लक्चुएट होगा कि वो जीरो ही दिखाएगा। तो V0 इज द सोर्स वोल्टेज, VR इज द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और VC इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इस सर्किट में। तो हाउ द थ्री आर रिलेटेड? हाउ द थ्री आर रिलेटेड? मुझे लगेगा सब बच्चा सोचेगा सर कुछ पूछ रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। ये इसका वोल्टेज V0, इसके क्रॉस जो वोल्ट मीटर है उसका रीडिंग है VR, और इसके बीच में जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर इसका रीडिंग है VC। तो क्या V0 इज इक्वल टू VC प्लस VR होगा क्या? दिस इज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो क्या रिलेशन होगा? सर रिजल्टेंट होगा दोनों निकालेंगे। का। ठीक है ना? क्या रिजल्ट होगा तो ये हम समझा देते हैं। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि इसके क्रॉस V0 है और ये दोनों के फेज में डिफरेंस कितना है? ये करंट के फेज में, करंट से पाई बाय 2 अलग है।
तो तुम ऐसे भी गेस कर सकते हो कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वीसी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ओके, या किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वी आर अगर बताऊं, वी आर विल बी द आई आर एम एस इंटू आर, क्योंकि ये आर एम एस है, सही सही लिखा है ये। वीसी विल बी आई आर एम एस इंटू एक्सी। आई आर एम एस होगा कितना, वी आर एम एस दैट इज वी नॉट अपॉन जेड इंटू आर। वीसी क्या होगा ये लिख लेना, वी नॉट अपॉन जेड इंटू एक्सी। आई आर एम एस कितना होगा, वी नॉट बाई जेड, वी नॉट भी आर एम एस है, ये आर एम एस ही लिया है मैंने। समझा क्या ये, और वी आर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर करो तो तुम्हें आ जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू एक्सी स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। और देखो ये कितना है, वी नॉट स्क्वायर है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा चीजें। तो देखो दिस इज द राइट वे टू स्टडी। तुम लोगों ने समझ लिया कि सर नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं एल आर सर्किट। रजिस्टर, इंडक्टर, पढ़ाई देता हूं तब सवाल कराता हूं। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया रेजिस्टेंस R, ये हो गया XL। इसका फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो रजिस्टर चाह रहा है कि यार करंट जो हो वो इधर हो वोल्टेज के, ये रजिस्टर चाह रहा है। इंडक्टर चाह रहा है कि करंट किधर हो, वोल्टेज के π/2 पीछे हो। दोनों में सहमति बनेगी, ये हो जाएगा बच्चों एक्सेल, दिस विल बी द फाई। क्या हो जाएगा, करंट जो होगा वो इससे फाई एंगल पीछे होगा, इसके क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज। सो इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज करंट, देन यू विल से दैट E naught upon E naught upon Z। Z क्या लिखूंगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट साइन ओमेगा टी। मनस्वी बताओ क्या लिखूं, +5 या -5? -5। -5। जहां पे फाई क्या है,
देखो ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये तुम्हें खुद करना है। डोंट सी, अगर बोर्ड ब्लर भी हो गया तो भी तो खुद से लिख लेगा, सारे बच्चे लिख लेंगे। tan phi इज एक्सएल बाई आर। अभी तो कोई कंप्लेन किसी को नहीं करना चाहिए, सर मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मैं बताऊंगा भी नहीं अब। पूछना भी नहीं तो डांट लग जाएगी। आई विल बी दिस, अगर यहां से पूछा जाए कि सोर्स का वोल्टेज V नॉट है तो V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां भी हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ये सारे RMS वोल्टेज हैं। RMS वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, RMS वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब इसमें अगर मैं पूछ दिया कि व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, instantaneous voltage, so you will say that E naught by Z into XL sin omega t minus phi प्लस 5/2 plus pi by 2. pi by 2। क्या बात, ये जिसको समझ में आ गया ना, मतलब उसको बहुत अच्छे से एसी करंट समझ में आ रहा है। जिसको ये समझ में आ गया सर पाई बाई 2 होगा प्लस। सो बच्चों मेरा दिल खुश कर देना तुम लोग, इस सवाल का जवाब दे करके। ये सवाल ले रहा हूं मैं और ये बताएगा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितना अभी तक डेवलप हुआ है एसी करंट में। पहला सवाल इनफैक्ट ले रहा हूं एसी करंट का, लेकिन पहला ही अच्छा सवाल ले रहा हूं। इन एन एसी सर्किट applied voltage is, या voltage of source is this and current in the circuit is I is equal to I naught sin omega t plus pi by 6, then choose the correct option। कोई आंसर बोलेगा नहीं, सिर्फ मैसेज करेगा। पहला है the circuit consists सर स्क्रीन ब्लर है। ठीक है, थोड़ी देर में हो जाएगा क्लियर। The circuit consists only capacitor, resistor and capacitor in series, resistor and inductor in series, only inductor। और इंडक्टर ले रहे हैं मतलब आइडियल इंडक्टर, आइडियल कैपेसिटर। कैपेसिटर तो आइडियल नहीं रहेगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा। सो
सिर्फ 70% के आसपास बच्चों ने सही जवाब दिया, बाकी बच्चे गलत दिए 30%। मैं तो सोच रहा था कि 100% सही जवाब आना चाहिए, मतलब कुछ तो गड़बड़ी रह गई मेरे पढ़ाने में। बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे अगर ये सवाल देखना है तो पहले तो ये डिसाइड करो, मनस्वी ने तो जवाब भी नहीं दी, कि करंट और वोल्टेज अप्लाइड में क्या रिलेशन है, किसका फेज ज्यादा है। तो मैं ये देख रहा हूं कि वोल्टेज से करंट का फेज कम है, वोल्टेज से करंट का फेज कम है। करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से। क्या कितना लैग कर रहा है? दिस मैच दिस करो, π/6 का लैग कर रहा है, π/6 का, π/2 का कहाँ है? अगर यहाँ माइनस होता तब π/6, यहाँ माइनस है, यहाँ हाँ। प्लस है, तो π/6 का हाँ, लैग सर। कर रहा है। तो सिर्फ कैपेसिटर सिर्फ इंडक्टर का तो ऑप्शन गया, दोनों गया, बचा ये और ये। अब पता है कि लैग किस में करता है, आरसी में तो लीड करता है करंट, आरसी में तो करंट वोल्टेज से लीड करता है, तो ओनली ऑप्शन इज सी। अगर सवाल हमने यहाँ पे माइनस दिया होता, तब डी ऑप्शन करेक्ट होता, बट यहाँ पे प्लस है। क्या जो बचे 30% थे उनको समझ में आया या फिर? सर मैंने भी आंसर दिया था।